दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा कि अराजकता सीरिया में, लेकिन फ़ायदा मोदी के यार को। कौन है मोदी का वो यार? अंबानी है, अडानी है या कोई और? चर्चा करूंगा 7 प्रमुख ताकतों पर दुनिया की क्या असर पड़ेगा सीरिया की वर्तमान अराजकता का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद सुरक्षित मास्को पहुंच गए हैं और उनको सोवियत संघ ने शरण दे दी है। फिलहाल सीरिया में अराजकता है, मंत्रियों के बदहवास, परिवारों के बदहवास, भागते हुए फोटो आपने देखे होंगे कि किसी तरीके से उन्हें किसी फ्लाइट में जगह मिल जाए और वो सुरक्षित सीरिया को छोड़ दें। सीरिया के प्रधानमंत्री को विद्रोही अपने साथ ले गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीरिया के हालात बहुत ख़राब है और सीरिया के हालात को नियंत्रित करने के लिए इजराइल की सेना ने सीरिया में प्रवेश कर लिया है और वो अराजकता को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। दमिश्क सीरिया की राजधानी को चारों ओर से इजरायली टैंकों ने घेर लिया है। मैं आपको बता दूं कि 7 ताकतें वो कौन सी हैं कि उन पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली ताकत बताऊंगा मैं आपको भारत के बारे में कि भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों भारत पर आर्थिक रूप से कोई असर नहीं पड़ने वाला है सीरिया के घटनाक्रम का, लेकिन भारत ने एक मित्र खो दिया। असद परिवार से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते थे और चाहे बशर अल असद हो, चाहे उनके पिता की सरकार रही हो, इनके भारत से अच्छे रिश्ते थे। भारत में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, इन्होंने हमेशा भारत का साथ दिया। खास तौर से कश्मीर इशू पर इस्लामिक देशों के संगठन में असद परिवार की सरकार ने हमेशा भारत का समर्थन दिया। तो भारत का नुकसान यह है कि भारत ने अपनी एक मित्र सरकार खो दी है। अब मैं बात करूंगा दूसरी ताकत अमेरिका की। दोस्तों अमेरिका का असद सरकार से भी दुश्मनी का रिश्ता था और जिन्होंने सरकार गिराई है HTS, ये भी अमेरिका के विद्रोही थे। लेकिन अमेरिका ने गेम खेला, एक दुश्मन सत्ता में है, एक दुश्मन सत्ता से बाहर है। जो दुश्मन सत्ता से बाहर था उसको पैसे दे दिए, उसको हथियार दे दिए और कहा दोनों आपस में लड़ जाओ। दोनों आपस में लड़ गए, दोनों आपस में लड़के कमजोर हो गए। अमेरिका को ये फायदा है। तो अमेरिका को सीरिया की इस अराजकता से फायदा हो गया है क्योंकि उसके दो दुश्मन आपस में लड़के कमजोर हुए हैं। तीसरी ताकत बात करूंगा दोस्तों रूस की। रूस को बहुत बड़ा नुकसान है। मैं आपको बता दूं हाफिज अल असद परिवार मूल रूप से वामपंथी था। मार्क्स और लेनिन की विचारधारा में विश्वास करता था। हालांकि वो सीरिया में ये नहीं कहा करते थे कि हम कम्युनिस्ट हैं। सीरिया की सरकार का कोई धर्म नहीं था, वहाँ सभी धर्मों को छूट थी, सभी को उपासना करने की अपने अपने हिसाब से छूट थी। तो सोवियत संघ की बहुत खास सरकार थी, विश्वसनीय सरकार थी और बशर अल असद की सरकार को 2011 से अमेरिका गिराने का प्रयासरत था और वहाँ सोवियत सैनिक मौजूद थे, सोवियत अड्डे थे। लेकिन फिलहाल सोवियत संघ यूक्रेन में व्यस्त है, तो सोवियत संघ बशर अल असद की मदद नहीं कर पाया। सोवियत संघ के सैनिक भी भाग खड़े हुए और भागते भागते उन्होंने अपने हथियारों को डिस्ट्रॉय कर दिया और सीरिया में उन्होंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा था जो भारत ने भी खरीदा है। उन्होंने जाते जाते बमबारी करके उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। सोवियत संघ को बहुत बड़ा नुकसान है। सोवियत संघ की सरकार भी गई है, के समर्थक की सरकार भी गिरी है और सोवियत संघ का उससे आर्थिक और राजनीतिक बहुत गहरा रिश्ता था। दोस्तों बात करूंगा तुर्की की। तुर्की के असद परिवार से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन तुर्की के भी विद्रोही संगठन से अच्छे संबंध नहीं थे। तुर्की का प्रयास था कि इन दोनों दुश्मनों की लड़ाई में हम कुछ फायदा उठाएं और अपने कुछ लड़ाके तुर्की ने घुसा दिए और कोशिश कर रहा था कि तुर्की की सीमा का कुछ विस्तार हो जाए। लेकिन जहाँ तक मेरी आशंका है कि ये लड़ाके और इजराइल और अमेरिका ये तीनों मिलकर ये नहीं चाहेंगे कि तुर्की की सीमा का विस्तार हो और तुर्की द्वारा भेजे गए लड़ाके मार गिराए जाएंगे और तुर्की इस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। और दोस्तों अब मैं बात करता हूँ पांचवी ताकत, ये है सुन्नी देश अरब के। आप में से अधिकांश लोग सोच रहे होंगे सुन्नी अरब देश, चाहे सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, कतर हो, मोरक्को हो, UAE हो, दुबई हो, ये सब खुश होंगे कि एक शिया सरकार और गिर गई और एक सुन्नी सरकार आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सुन्नी देश चिंतित है। ये चिंतित क्यों है ये मैं आपको बता दूं कि ये विद्रोही संगठन हनफ सुन्नी संप्रदाय के हैं। बहुत कट्टरपंथी लोग हैं।
इनका बहुत अच्छे राजनीतिक मतलब शासन में विश्वास नहीं है। ये अराजकतावादी लोग हैं। ये सीरिया में भी इन्होंने अराजकता फैला दी है। और अब ये जो सुन्नी अरब देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, बहरीन, मोरक्को, जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनकी बहुत अच्छी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनकी राजनीतिक प्रणाली बहुत फिलहाल राजनीतिक रूप से बिल्कुल स्थिर है, इनको आशंका है कि यदि सीरिया में HTS जम गया तो ये हमारी सरकारों को उखाड़ने का प्रयास करेगा, हमारे देशों की आधुनिकता को समाप्त करने का प्रयास करेगा, हमारे देशों की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास करेगा। और फिर ये तो किराए के लोग हैं, ये किसी से भी पैसा लेकर हमारे देशों को बर्बाद करने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुन्नी देश चिंतित हैं HTS द्वारा सीरिया में सरकार पर, सत्ता पर काबिज होने से, और वो ये चाहते हैं कि HTS सत्ता से बाहर हो जाए। तो सुन्नी देशों को भी चिंता है, सुन्नी देशों को भी नुकसान है। और अब मैं आ जाता हूं छठी ताकत ईरान के ऊपर। दोस्तों, ईरान को नुकसान हो रहा है। पहले हमास की कमर टूटी, वो ईरान को झटका था। फिर हिजबुल्लाह की कमर टूट गई, सारी लीडरशिप मारी गई, यह ईरान को झटका था। फिर ईरान के ऊपर हमले हुए, ईरान के बड़े बड़े लॉन्चिंग पैड्स, ईरान के बड़े बड़े परमाणु वैज्ञानिक, ईरान के बड़े बड़े कारखाने, ईरान के खुफिया, इजराइल की खुफिया एजेंसी ने उड़ा दिए। ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और अब ये सीरिया, दोस्तों, ईरान हिजबुल्लाह को जो हथियार भेजता है वो इसी सीरिया की मार्फत भेजता है। इसी सीरिया के अंदर ईरान के और हिजबुल्लाह के हथियार बनाने के कारखाने हैं। इसी सीरिया के अंदर ईरान के और हिजबुल्लाह के हथियार डिपो हैं, क्योंकि सीरिया सीधे सीधे लड़ाई में उलझा हुआ नहीं था इजराइल के साथ। तो इनको लगता था यहाँ हमारे कारखाने सुरक्षित हैं, यहाँ हमारे हथियार डिपो सुरक्षित हैं। अब सब कुछ हाथ से निकल गया और वो अब ना हिजबुल्लाह के कब्जे में है, ना ईरान के कब्जे में है। दोस्तों, सच पूछो तो सीरिया की सरकार का गिरना दुनिया की शिया ताकतों को बहुत बड़ा नुकसान है। ईरान के हथियार भी गए, ईरान के कारखाने भी गए, ईरान की समर्थक सरकार भी गई, और ईरान की हिजबुल्लाह को और हमास को सप्लाई चेन भी खत्म हो गई। तो ईरान सबसे बड़ा लूजर है सीरिया की इस अराजकता का, और फिलहाल असहाय स्थिति में है, वो कुछ नहीं कर सकता। और दोस्तों, अब मैं आ जाता हूं सातवीं ताकत इजराइल पर। यही है मोदी का वो दोस्त, इजराइल, भारत का दोस्त, बेंजामिन नेतन्याहू, मोदी का दोस्त, जिसके दोनों हाथों में लड्डू है। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। उसकी असद से भी लड़ाई थी, उसकी विद्रोह से भी लड़ाई थी। वो और अमेरिका मिले हुए थे, उन्होंने इन दोनों को लड़ा दिया। एक को पैसे दिए, हथियार दिए कि जाओ तुम असद की सरकार को गिरा दो। उसने असद की सरकार को गिरा दिया। और कल इजराइल ने सीरिया के 22 हथियार भंडारों पर भारी बमबारी करी, जिसमें सीरिया के भी हथियार थे, जिसमें ईरान के भी हथियार थे, और जिसमें हिजबुल्लाह के भी हथियार थे। और 6 हथियार भंडार ग्रहों पर अमेरिका ने बमबारी करी। अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स विमानों से हमला करी। तो अमेरिका और इजराइल ने सीरिया के भंडार ग्रहों को नष्ट कर दिया, इजराइल के सीरिया में भंडार ग्रहों को नष्ट कर दिया, हिजबुल्लाह के सीरिया में भंडार ग्रहों को नष्ट कर दिया। और सिर्फ इनके हथियार नष्ट नहीं करे, हिजबुल्लाह के, ईरान के और सीरिया के, बल्कि इजराइल अपनी सीमा को विस्तार दे रहा है। मैं आपको बता दूं, 1954 में सीरिया में और इजराइल में एक संधि हुई थी, एक सीमा रेखा बन गई, और उस सीमा रेखा पर सीरिया की चौकियां स्थापित थी। फिलहाल चूंकि असद की सरकार गिर गई, सीरिया की सेना डर गई, तो सीरिया के सैनिक उन चौकियों से भाग गए। जब सीरिया के सैनिक उन चौकियों से भाग गए तो इजराइल ने घोषणा कर दी कि सीरिया की सरकार ने संधि तोड़ दी है, सीरिया के सैनिक
चौकी से पीछे हट गए हैं और इजराइल उस सीमा रेखा से आगे बढ़ गया है। उससे आगे बफर जोन था, उस बफर जोन से आगे मतलब जितनी सीरिया और इजराइल की रेखा मिलती है वहाँ उस बफर जोन से 10 किलोमीटर आगे जाके इजराइल ने अपना झंडा गाड़ दिया और कहा है कि हमारी रेखा यहाँ तक है। और फिलहाल खबरें इंटरनेशनल मीडिया की ये हैं, इजराइल की सेना अभी और आगे बढ़ रही है, मतलब इजराइल के इरादे अभी और आगे बढ़ने के हैं। और इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियाँ और इजराइल और अमेरिका की वायुसेनाएं चुन चुन कर सीरिया के रणनीतिक ठिकानों पर, सीरिया में ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर, सीरिया में हिजबुल्लाह हमास के रणनीतिक ठिकानों पर जबरदस्त तरीके से हमले कर रहे हैं। तो दोस्तों, गेनर कौन है इस लड़ाई का? गेनर है इजराइल, जिसकी सेना लगातार हमलावर है और उसके दोनों दुश्मन आपस में लड़ने में व्यस्त है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि इजराइल की सेना के सीरिया में एंटर होने पर सुन्नी अरब देशों ने नाराजगी व्यक्त करी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल का ये कदम गलत है और हम इसका समर्थन नहीं करते। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करी है कि वो इजराइल पर दबाव बनाए कि इजराइल की सेना पीछे हटे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये अल्पकालिक कदम है, राजनीति में अल्पकालिक कुछ नहीं होता और स्थायी भी कुछ नहीं होता, ये आप भी अच्छी तरह जानते हो। तो फिलहाल सुन्नी अरब देश इजराइल के इस कदम से चिंतित हैं, इस कदम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। इजराइल की अपनी मर्जी है कि वो इजराइल अभी पीछे हटता है या नहीं हटता, उसको फिलहाल बाध्य करने की स्थिति में कोई नहीं है। तो इजराइल की सीमा का विस्तार हो रहा है, इजराइल के दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं, ईरान के दुश्मनों के हथियार नष्ट हो रहे हैं। तो मेरा कहना आपसे ये है, ये ना अम्बानी है ना अडानी है, ये बेंजामिन नेतन्याहू भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मित्र है, जिसको सीरिया की इस अराजकता से बहुत बड़ा फायदा होने जाता है, ऐसा लगता है फिलहाल तो। और ये भारत का दोस्त इजराइल है, जिसको बहुत फायदा होता हुआ दिख रहा है फिलहाल इस लड़ाई से। और इजराइल को फायदा होगा तो भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि इजराइल भारत का ऐसा मित्र है जैसे ने भारत के संकट की हर घड़ी में हमेशा भारत का साथ दिया है। दोस्तों, मैंने दुनिया की इन 7 ताकतों पर क्या असर पड़ेगा, यही 7 प्रमुख ताकतें हैं जो प्रभावित होंगी सीरिया के घटनाक्रम से। उन 7 ताकतों का मैंने आपको बता दिया, भारत, अमेरिका। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ा नुकसान यदि मैं इन 7 ताकतों में कहूँ तो ईरान का है और उसके बाद रूस का है। सबसे ज़्यादा ईरान का और फिर रूस का, और हिजबुल्लाह तो फिलहाल कमर टूटी हुई है ही है। और लेबनान को भी फायदा होगा, हालांकि लेबनान कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, इसीलिए मैंने उसे इन 7 ताकतों में नहीं रखा, लेकिन लेबनान को भी फायदा होगा। लेकिन एकमात्र गेनर इजराइल है। अमेरिका भी इस रूप में गेनर है कि उसके दो दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं। फिलहाल देखते जाओ अभी और क्या होगा सीरिया के घटनाक्रम में, अभी और काफ़ी कुछ डेवलप होगा, अभी कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि दमिश्क राजधानी के चारों ओर इजराइल के टैंक घूम रहे हैं। इजराइल के सीरिया के अनेक शहरों में इजराइल के सैनिक बाजार में हैं, अराजकतावादियों को देखते ही गोली मार रहे हैं, और इजराइल की सेना अराजकता को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। ये अच्छी बात है और इसके लिए इजराइल की सराहना की जानी चाहिए। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूँगा, सीरिया में और जो डेवलपमेंट होगा उसको आपको बताऊँगा, कोई और नया डेवलपमेंट आएगा उसके विषय में आपसे बात करूँगा। आप सभी को विश्वपति सक्सेना का नमस्कार।